सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक और कहानी लेकर आज मैं फिर हाजिर हूं। यह कहानी ली गई है उनकी पुस्तक मेरी प्रारंभिक कहानियां से। कहानी का शीर्षक है क्या नहीं हो सकता। उसकी निगाह मुझ पर आकर टिक गई थी। मुझे लगा कि वो मुझे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने दूर से नाम लेकर मुझे आवाज लगाई और मेरी ओर बढ़ने लगा। पहचाना नहीं मुझे? नहीं यार, कुछ देखे देखे से लग रहे हो। मगर मैंने दिमाग पर जोर डाला, आखिर कौन हो सकता है ये आदमी। नाम लेकर साधिकार आवाज दी उसने मुझे, पर कोशिश करने के बाद भी मैं उसे पूरी तरह से पहचान न सका। बड़ी बड़ी दाढ़ी, चेहरे पर अभाव की झुर्रियां, काला सा कोट, धारीदार मैली सी पैंट और फटे सफेद जूते पहने वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे अजीब सी दृष्टि से घूरने लगा। पहचाना मुझे? पहचान तो रहा हूं, पर हाँ, अरे ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो छोटे मोटे लोगों का ध्यान नहीं रखता, पर इतनी जल्दी भूलना भी क्या। खैर, कई साल भी तो हो गए हैं। वो व्यंग पर व्यंग कसता जा रहा था। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने उसको हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करिए मेरी भूल, मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूं। मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, अरे मैं कमल हूं, अरे हरिद्वार वाला। नाम को सुनते ही मुझे हरिद्वार की सारी यादें ताजा हो आईं। मैंने हाथ बढ़ाए ही थे कि वो गले से लिपट गया। मुझे उसकी इस हालत पर बहुत आश्चर्य हो रहा था। क्या हालत बना रखी थी उसने अपनी। वो मायूस होकर बोला, हाँ, भाग्य को कौन बदल सकता है, किस्मत में यही सब लिखा है ना, तो कोई कर भी क्या सकता है। 10 वर्षों से नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हूं। आज तक सैकड़ों इंटरव्यू दे चुका हूं, पर कहीं भी तो। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारा। फिलहाल तो ठीक ही हूं। हरिद्वार से कहां कहां गए, कुछ बताओ भी तो सही। हाँ, हरिद्वार से कहां जाना था। पहले तो नौकरी के लिए भटकता रहा वर्षों तक, कभी इधर कभी उधर, एक जगह कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं। बड़ी मुश्किल से एक छोटी मोटी नौकरी मिली, पर पढ़ाई के लिए छटपटाता ही रहा तो उसे भी छोड़ दिया। और तब से न जाने पढ़ाई के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा है। वो और भी अधिक गंभीर हो गया था और बड़ी गंभीरता से बोला, पर भटकने का कुछ लाभ तो मिला है ना तुम्हें। आज कौन जानता है कि तुमने इतना सब कुछ झेला होगा। और हम जैसे लोग तो ये सब झेलने के बाद भी कुछ नहीं पा सके। सब ठीक हो जाएगा कमल, धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। कब तक धैर्य रखेंगे, यहां तो सब सीमाएं टूट गई हैं। और फिर बोला, अच्छा ये बताओ कि हरिद्वार आना क्यों छोड़ दिया, या आते हो और चुपचाप चले जाते हो। ना तो मैं हरिद्वार को भूला हूं और ना ही पुराने मित्रों को। अच्छा, यदि भूले ना होते तो वर्षों में कभी तो याद आती। अच्छा अब बताओ कि कब आ रहे हो, कोई दिन निश्चित करो तो सभी लोगों को जाते ही बता दूं। उसने मुझ पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हरिद्वार पहुंचने की तारीख पक्की कर दी। धनेश, दुर्गेश, मनीष, सबको ही सूचना दे दूंगा मैं, कहते कहते वो कहीं खो सा गया था। कमल, अरे कमल भाई, कहाँ खो गया? हाँ, कहीं तो खो गया था तू। क्या हुआ? बस यही सोच रहा था यार कि हम लोग तो बेकार में पैदा होते हैं। अरे क्या बात लेकर बैठ गए कमल भाई। चलो घर चलो। और मैं कमल को घर ले आया। कमरे पर ताला लगा देखकर वो चौंक सा गया। ताला खुलते ही अंदर आकर बोला, क्यों, अभी भी अकेले हो? अरे मैं तो सोच रहा था कि घर में अच्छी खासी फौज होगी, यही ना। और मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम न था। पर हरिद्वार में तो, कहकर वो खड़े खड़े कमरे की एक एक चीज देखने लगा। हाँ, शादी की बात सुनी होगी, यही ना।
पूरे 2 साल हो गए हैं। अच्छा बैठ, अरे बैठ भी तो जाओ, मैं चाय बना कर लाता हूं। मैं किचन की ओर जाने को हुआ ही था कि वो बोला, नहीं बैठना। नहीं, अरे तेरे हाथ की बंडल चाय थोड़ी पीऊंगा मैं। आज तो भाभी के हाथ की चाय पीऊंगा यार। भाभी आऊंगी तभी तो भाभी के हाथ की चाय पिएगा। कहाँ गई? अरे मायके भेजा है क्या? नहीं तो नौकरी? अच्छा, यानी नौकरी पर है। भाई ये तो अच्छा हाथ मारा है तुमने। अच्छा ये तो बताओ भाभी जी है कहाँ? यहां से 100 किलोमीटर दूर। तो खाने पीने की क्या स्वयं ही बनाता हूं और स्वयं ही खाता हूं। तब तो छुट्टियों में ही भाभी यहां आती होंगी। हाँ, और कभी छुट्टियों में मैं भी चला जाता हूं। मैं हंसते हुए बोला। फिर तो वो भी मजाक के मूड में आ गया। यार मैं तो सब बेरोजगारों को लेकर आंदोलन करने वाला हूं। यहां तो नौकरी के लाले पड़े हैं और तुम मियां बीबी दोनों को नौकरी। और फिर वो ठहाका मारकर हंसने लगा। इतनी देर में वो पहली बार हंसा था। उसके चेहरे का सारा तनाव एकाएक खत्म हो गया था। चलो अच्छा किया तुमने, पर तुम कम चालाक नहीं निकले। भाई शादी की हवा तक लगने नहीं दी किसी को। चाय पीते पीते वो कमरे की एक एक वस्तु को गौर से देखे जा रहा था। ये फोटो भाभी जी की है? हाँ। यार अच्छी जगह हाथ मारा है, कहकर फिर हंसने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद हम दोनों लोग मिलकर खाना बनाने लगे। तब वो फिर बोला, लगता है खिचड़ी अभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी है? नहीं, इसका तो जन्म जन्म का नाता हो गया है मुझसे। शादी के बाद भी खाना तुम्हें बनाना पड़े। भाई पढ़ी लिखी सर्विस वाली लड़की से शादी करने का मतलब है सारा घर उलट पुलट। अब ऐसी भी कौन सी आफत है यार। नहीं यार, आजकल ज़माना कितना बदल गया है। आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर परिवार का साथ देती हैं। ये बात तो ठीक है, पर यार हम बेरोजगारों पर भी तो कुछ तरस खाओ हैं? कहकर वो फिर हंस दिया। भोजन करने के बाद कंधे के सहारे बिस्तर पर लेटकर वो विचार मग्न होकर पुनः बोला, किस्मत साथ नहीं दे रही है निशांत भाई। इस बीच रात दिन इंटरव्यू देता रहा। हर इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। इंटरव्यू देने के बाद बड़ी खुशी खुशी घर आता था। नियुक्ति पत्र की प्रतीक्षा में एक एक दिन काटा है मैंने। भाई मैं सोचता रहा कहीं से तो नियुक्ति पत्र आएगा ही। रोज पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटता। इसी प्रतीक्षा में 10 साल बर्बाद हो गए। पैसा भी कम बर्बाद नहीं हुआ। घर में कमाने वाला कोई नहीं, 3-4 भाई बहन, पर सब मुझसे छोटे। और इधर मैं बेरोजगार। और उधर मां ने मेरे गले में एक और फांसी लगा दी। मैंने पूछा, शादी की बात है ना? अरे इसने तो समय पर होना ही था। वो कुछ झुंझुला कर बोला, ये भी तो मेरी बदकिस्मती है। शादी भी हुई तो पत्नी एकदम अनपढ़ गंवार। घर में जमीन जायदाद भी बहुत है। मां अकेली पड़ गई थी, इसीलिए मना भी ना कर सका। घर में पिताजी तो होंगे। अगर पिताजी जीवित होते तो ऐसी स्थिति आती ही नहीं। खेती बाड़ी में उन्हें किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सब कुछ अपने आप करते थे। पर उनके जाने के बाद तो मां पर सारा बोझ पड़ गया। काका 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 आगे बोलो काका। एक तरफ हम सभी भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई और दूसरी तरफ घर के काम काज से लेकर इतनी बड़ी खेती बाड़ी। यार पढ़ाई ने तो हमें ना घर का रखा और ना घाट का, कहीं का भी नहीं छोड़ा। मैं मजाक करते हुए बोला, हाँ सुबह पहुंच गया था, इंटरव्यू दिया, तुम्हारा पता किया। सोच कर तो हरिद्वार से ही यही आया था कि तुम्हें जरूर मिलकर जाऊंगा। ये इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा, पर मुझे विश्वास नहीं। मंत्रियों के पत्रों को लेकर लड़के घूम रहे थे। अरे कुछ तो 20-20 हजार रुपए तक लाए थे। हम में ना तो किसी मंत्री के पत्र लाने की सामर्थ्य है और ना पैसा खिलाने की हिम्मत। क्या कोई पैसा ले रहा है? हंसकर बोला, यह तो सामान्य सी बात हो गई है। अरे पहले के अधिकारी तो डरते थे
पर अब क्या बोलना, अब तो खुली बोलियां लगती हैं साहब, खुली बोलियां। पैसा दो और नौकरी लो, सब बिके हुए हैं। पैसा किसको दो? अरे अधिकारी को, और किसे? वो भी बाबू के माध्यम से। बाबू की तो मौज ही मौज है, चाहे जिससे जितना पैसा लो। आधा अधिकारी के घर और बाकी रहा अपनी जेब में। कमल, यह बात मानने को मैं तैयार नहीं कि सभी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हो गए हैं। यह भी बात सही है। अरे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आज भी ईमानदार हैं, पर आज इनकी संख्या है ही कितनी, ना के बराबर। सच कहता हूं निशांत, मैं तो इस व्यवस्था से इतना खिन्न हो, अब तो अपने आप तक से घृणा होने लगी है मुझे। कभी कभी तो मैं इतना गुस्से से भर जाता हूं कि अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो मन में आता है कि आत्महत्या कर लूं या जाकर किसी अफसर पर टूट पड़ूं। मैंने घूम फिरकर देख लिया है कि जो बड़ा है वो बड़ा ही होता है, और जो गरीब वो गरीब ही होता जा रहा है। रात भर वो आप बीती सुनाता रहा। सुबह उठा तो पहली ही बस से हरिद्वार निकल गया। बहुत निराश था। क्या क्या बातें नहीं आ गई थी उसके मन में। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि दुनिया में एक ही तरह के लोग नहीं होते, पर उसके दिमाग में एक ही धुन सवार हो गई थी कि अधिकतर कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं। मैं पहले तो अब इंटरव्यू दूंगा ही नहीं, ये मैंने ठान लिया। और यदि इंटरव्यू दिया तो जहां जहां भी जाऊंगा ऐसे घूसखोर अधिकारियों को मारे बिना वापस नहीं लौटूंगा। अब तो चाहे मुझे फांसी हो जाए, चाहे जेल। अरे जेल में भी कुछ दिन चैन से तो रहूंगा। उसके चले जाने के बाद महीनों तक उसकी तमाम बातें मेरे मस्तिष्क में घूमती रहीं। कभी कभी मुझे डर लगता, ना जाने कमल कब क्या कर बैठे। हरिद्वार पिछले दिनों गया तो पता चला 1 साल हो गया कमल को हरिद्वार छोड़े। किसी को पता भी नहीं कि वो कहां गया। अब कितने वर्ष बीत गए कमल को देखे। पौड़ी से जाने के बाद मिला ही कहां। ऋषिकेश का रोडवेज बस अड्डा। मैं बस की प्रतीक्षा में बैठा हूं। कमल की मिलती जुलती शक्ल का कोई व्यक्ति बस से उतरा। मैं बेंच से उठा और उसकी ओर बढ़ने को कदम बढ़ाए, फिर रुक गया। ये कमल नहीं हो सकता। इतना हष्ट-पुष्ट और मुस्कुराता चेहरा, पर बस से उतरते ही सूटकेस हाथ में लिए टिकट की खिड़की की ओर बढ़ते कमल ने मुझे देख लिया था। सूटकेस को वहीं छोड़ वो मेरे सीने से आ लिपटा था और बहुत देर तक ऐसा चिपका मानो वर्षों से लगी खुद को मिटा देना चाहता। उसका खिलखिलाता चेहरा और गालों पर आई लालिमा से मुझे अनुमान लगाने में देरी नहीं लगी कि यह कमल की खुशहाली का परिणाम है। उसका खिला चेहरा और भरे हुए इस चेहरे पर आई मुस्कान ने मुझे गदगद कर दिया। कमल के सूटकेस की ओर बढ़ते हुए मैं उसके हाथ पकड़कर बोला, तुमने तो खुश कर दिया मुझे। खूब सेहत बनाई है। लगता है कहीं अच्छी नौकरी पर कम से कम मुझे एक चिट्ठी तो लिखती होती। वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, अरे साले नौकरी ने तो मेरी जान ही ले ली थी। 1-2 साल और पीछे पड़ता तो मर ही जाता। अरे पौड़ी में मैंने कहा था ना, ये मेरा आखिरी इंटरव्यू होगा, और हुआ भी है। कहाँ नियुक्ति मिली? अरे गांव में और घर पर। क्या मजाक करने लगे? नहीं, मजाक नहीं, सच बोल रहा हूं। जिस पत्नी को मैं अनपढ़ गंवार कहकर उसका तिरस्कार करता था, उसने तो मेरी दुनिया बदल के रख दी। अच्छा भला वो कैसे? एक दिन मैं थका हारा घर पे बैठा अपने भाग्य को कोसने लगा। सुनीता बोली, आप तो बिना बात भाग्य को कोसते रहते हो। नौकरी के चक्कर में पड़ने से अच्छा यदि आप मालिक बनने की इच्छा रखे तो। सुनीता की मूर्खता पर मुझे हंसी आई, पर मुझे लगा कि जैसे ये मेरे पुरुषार्थ को चुनौती दे रही है। मैं भी हंसते हुए उससे यूं ही पूछ बैठा, अब जादू तो तुम ही करोगी ना, जिससे कि मैं मालिक बन जाऊं? अरे मूर्ख, मालिक बनने के लिए भी तो हम स्वरोजगार अपनाएंगे। अचार, पापड़, मसाला तो हमारे घर का है। मैंने अपना सर पकड़ लिया था।
वो तुरंत पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पुनः बोली, अरे करने को तो बहुत कुछ है, करने वाला चाहिए। उसकी बातों ने मुझ में एक नई आशा का संचार भरकर रख दिया। मुझे अंधकार में भी रोशनी की किरणें नजर आने लगी। मुझे लगा जैसे सफलता अब अधिक दूर नहीं है, और तब मैं दिन रात मेहनत में जुट गया और अंततः ईश्वर ने मेरी मेहनत का फल भी मुझे दिया। तमाम ठोकर खाने के बाद आज मेरे पास सब कुछ है। मैं बहुत खुश हूं। मेहनत ने मेरे गिरते आत्मसम्मान व स्वावलंबन को वापस लौटाया है। आज सोचता हूं कि तब कितना मूर्ख था जो नौकरी के पीछे चक्कर काट काट कर विक्षिप्त सा अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था। और अब मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं।